नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल, जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। उस आदिकाल नामकरण की समीक्षा अथवा आदिकाल नामकरण की सार्थकता क्या है, विषय का अध्ययन करना। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रारंभिक काल को हम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से जानते हैं। चूँकि ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था, अतः इस नामकरण में कई सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जैसे पूर्वापार समय सीमा, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है, हिंदी साहित्य की प्रारंभिक सीमा कब से कब तक मानी जाए, तथा हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को क्या क्या नाम दिया जाए या क्या क्या नामकरण दिया गया, उस नामकरण की समीचीनता क्या रही, वही आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होगा। आदिकाल जो प्रारंभिक काल है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उस काल को विद्वानों ने अपनी अपनी बुद्धि तथा विवेक के अनुसार कई नाम सुझाए, जो कि उसे हम किन किन रूपों में पढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का या हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने वाले प्रारंभिक इतिहासकार या प्रथम इतिहासकार कहलाते हैं, उन्होंने इस प्रारंभिक काल को चारण काल नाम दिया था। यह नाम पूर्णतः असंगत है। चारणों के अतिरिक्त सिद्ध, नाथ, जैन आदि संप्रदायों के ग्रंथ भी हमें मिलते हैं। चारण नाम से इन संप्रदायों के ग्रंथों की प्रवृत्ति प्रकट नहीं होती, अतः यह नाम उपयुक्त नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त मिश्र बंधुओं ने इस प्रारंभिक काल के लिए जो नामकरण दिया था वह था प्रारंभिक काल। क्योंकि मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल नाम क्यों दिया, उसका उन्होंने कोई ठोस आधार नहीं दिया। इसके अतिरिक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को वीरगाथा काल नाम से संबोधित किया है। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का इतिहास विभाजन ही मान्य है, तथापि नामकरण को लेकर उनका प्रारंभिक काल के लिए जो नामकरण दिया गया वह मान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जिन रचनाओं के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है, वे रचनाएं सभी रचनाओं में आदिकाल की प्रवृत्तियां उभर कर सामने नहीं आ पाती, क्योंकि विद्यापति तथा खुसरो की रचनाएं इस नाम की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं, तथा बाद में अनेक विद्वानों के द्वारा शोध करने पर जो अथाह साहित्य अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकाश में आया, उसके समक्ष वीरगाथा काल नाम स्वतः ही अमान्य हो जाता है। उसके पश्चात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को संधि चारण काल नाम दिया है। संधि काल का समय 750 विक्रमी से 1000 ईस्वी विक्रमी तक माना है, तथा चारण काल का समय 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी माना है। पर चूंकि उनके नामकरण में भी यही कमी दिखाई देती है कि चारण प्रवृत्ति आंशिक प्रवृत्ति रही है, प्रमुख नहीं, तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण कवियों का विवरण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त संधिकाल नाम 2 कालों के बीच कड़ी को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन दोनों ही नामों में आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियां प्रकाश में नहीं आती, अतः यह नाम भी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। इसके पश्चात राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। इसमें जैन कवियों की आध्यात्मिकता तथा लौकिक साहित्य की गंभीरता को पूर्ण रूप से भुला दिया गया है। केवल सिद्धों की निवृत्तिमूलक तथा उपदेशमूलकता को ही विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, अतः इस नाम में सिद्धों के अलावा अन्य साहित्य को गौण मान लिया गया, जो कि तर्क संगत नहीं है। उसके पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को बीजवपन काल नाम दिया है। यह एक सामान्य मनोवृत्ति का परिचायक है, क्योंकि साहित्य एक चली आई परंपरा का विकास है और इस नाम से उस परंपरा को पूर्णतया भुला दिया गया है। उसके पश्चात जब हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण संबंधी विद्वानों का समीक्षात्मक अध्ययन किया, या इसके अंतर्गत हमने ये जाना कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को विद्वानों ने अपने अपने मत के अनुसार किन किन नामों से संबोधित किया है, वह अध्ययन हम कर चुके हैं। उसके पश्चात अब हमने यह भी जाना कि वह नामकरण उपयुक्त नहीं है तो क्यों नहीं है, या उस नामकरण में क्या क्या कमियां रहीं। उसके पश्चात अब हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो नामकरण के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस प्रारंभिक काल के लिए,
उन्होंने ही इस युग को आदिकाल नाम दिया है। अब उस आदिकाल नाम की सार्थकता क्या रही या क्यों आदिकाल नाम ही इस प्रारंभिक काल के लिए उपयुक्त रहा, इस विषय का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी जी का मानना है कि काल विभाजन एवं नामकरण के संबंध में उस काल की मुख्य प्रेरणादायी वस्तु के आधार पर ही काल विभाजन हो सकता है। अतः इन्होंने प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया, जिसमें प्रारंभिक काल का संपूर्ण साहित्य समा जाता है। यही नाम या यही इनका मत आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वमान्य है तथा हम हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से ही पढ़ते हैं। अब इस आदिकाल नाम के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं या इस नामकरण की सार्थकता क्या रही, इसका हम अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य के आरंभ में चूँकि इसका हम अध्ययन कर चुके हैं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत, जिसमें 6 प्रकार का साहित्य रचा गया, जिसे हम सिद्ध, जैन, नाथ, रासो, लौकिक तथा गद्य साहित्य के रूप में पढ़ते हैं, जिनकी प्रवृत्तियाँ अलग अलग रही हैं। कोई साहित्य धर्म के रूप में सामने आता है, धर्म अथवा संप्रदाय के समक्ष हमारे सामने आता है, तो किसी प्रकार का साहित्य लोक प्रश्रय में रखा जाता है, तो कोई साहित्य हमें गद्य विधा के रूप में उपलब्ध होता है। अतः विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होने के कारण ये सभी प्रवृत्तियां आदिकाल नाम में समाहित हो जाती हैं, चाहे बौद्धों के दोहे हों और चर्यापद हों, जैनों का रास साहित्य, चारणों का वीरगाथा साहित्य या लौकिक साहित्य, नाथों का साहित्य हो। ये सभी साहित्य आदिकाल नाम में समाहित हो जाते हैं तथा यह नाम मानव मनोविज्ञान के अनुकूल भी है। इससे प्रारंभिक काल का व्यापक दृष्टिकोण भी मुखर हो जाता है। अतः इस काल को आदिकाल नाम दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस नामकरण से यह विवाद भी उत्पन्न नहीं होता कि किसे साहित्य की श्रेणी में रखना चाहिए तथा किन रचनाओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आदिकाल का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है, आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या शुरुआत होना, और यहाँ पर हमें हिंदी साहित्य का प्रारंभ या हिंदी साहित्य की शुरुआत होती दिखाई देती है। अतः यह भी विवाद उत्पन्न नहीं होता कि कौन सा साहित्य या किस प्रकार के साहित्य की श्रेणी में इसमें रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आदिकाल नाम मानव मनोविज्ञान पर आधारित है, जिससे प्रारंभिक व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है, जिस पर पूरा का पूरा प्रवृत्ति साहित्य टिका हुआ है। बाद का संपूर्ण साहित्य इसी आदिकाल नाम पर टिका हुआ है। इसके अतिरिक्त भाषा, भाव, विचार, चिंतन, श्रृंगारिकता, वीरता, आध्यात्मिकता, इन विविध रूपों में हमें आदिकालीन साहित्य दृष्टिगोचर होता है या हमें जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ रही हैं, जो कि भिन्न भिन्न रही हैं, जिसका हम अलग से भी अध्ययन कर चुके हैं कि सिद्ध साहित्य की मुख्य विशेषताएं क्या रही, जैनों की, नाथ कवियों की मुख्य विशेषताएं क्या रही, रासो, लौकिक, गद्य साहित्य की विशेषताएं क्या रही तथा इनका हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में विविध प्रवृत्तियाँ एवं प्रारूप रहे हैं, जो इस नामकरण से सहज ही सुलझ जाते हैं, क्योंकि चाहे कोई भी प्रवृत्ति रही हो इस नामकरण में समाहित हो जाती है। आदिकाल नाम से शिल्प वस्तु तथा हिंदी के विशाल साहित्य भाव के आधार प्राप्त होने का बोध भी प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल नाम से हमें यह भी इस विवाद को भी हम छोड़ सकते हैं कि कहाँ से शुरुआत हिंदी साहित्य की रचनाओं की मानी चाहिए तथा किस रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित किया जाना चाहिए। अतः अन्य नामों में एक या दो प्रवृत्ति उभर कर आती हैं, जैसे विद्वानों ने जो अन्य नाम दिए हैं, जैसे वीर गाथा काल नाम या बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल या चारण काल, संधि काल, ये जो नामकरण आदिकाल के लिए विभिन्न विद्वानों या इतिहासकारों ने दिए हैं, उस नामकरण में आदिकाल का संपूर्ण साहित्य समाहित नहीं हो पाता, जबकि आदिकाल नाम में संपूर्ण साहित्य समाहित हो जाता है। अतः अन्य नामों में एक या दो प्रवृत्ति उभरकर सामने आती है, जबकि आदिकाल नाम में समस्त विवाद निरस्त होकर साहित्य के सहज विकास का बोध होता है। इसलिए आज हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आदिकाल नाम ही सर्वप्रचलित है
तथा सर्वमान्य है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा प्रदान किया गया है, तथा उस नामकरण की पूर्ण सार्थकता भी हमें परिलक्षित होती है।